दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स से पहले यार, मैं बहुत दिनों के बाद यहाँ पर आया हूँ और अब तो मैं डेली ही आऊँगा। मेरा ये रिदम रहेगा, आपका शेड्यूल पूरा सेट है। अब मैं डेली आऊँगा। बहुत दिनों के बाद आया हूँ यार, थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अपनी एक पसंदीदा जगह पर हूँ। क्योंकि ये मेरा पसंदीदा काम है यार, सब कुछ ले लो पर ये काम करने के लिए हमें छोड़ दो। मतलब मैं किसी को पे कर सकता हूँ कि मुझे ये काम करने तो मैं आपको अपने तरफ से दूंगा, इतना इस काम को मैं पसंद करता हूँ। और इस काम से दूर रहना यार, मतलब एक तरह से मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं। मतलब ये सबसे जो प्रीशियस चीज़ हो सकती है वो मेरे लिए मेरा ये काम है। और मैं इस काम से दूर रहा तो वो उस समय मेरे लिए अच्छा नहीं था, इसलिए मैं इस काम से दूर था। मतलब इस काम से दूर हुआ इसीलिए मेरे समय अच्छे नहीं था। अगर मैं इस काम के साथ जुड़ा रहता, अगर मैं फिजिक्स के साथ जुड़ा रहता तो शायद मज़ा आता। लेकिन वापस मैं अपने साथ, अपनी फिजिक्स के साथ और अपने जो मेरा सबसे अच्छा जो वर्जन है एज ए टीचर, एज ए मेंटोर का, उसमें मैं वापस आ चुका हूँ। और अभी हम लोग मज़े करने वाले हैं। अभी मैं मज़े करने वाला हूँ, मतलब मुझे मज़ा आता है इस काम में, तो मैं मज़े करने वाला हूँ और मज़े से आपको चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, मज़े से पढ़ाने वाला हूँ। खैर, एक अच्छा पल है, मतलब मज़े आ रहा है मुझे, अपने अंदर से खुशी, अंदर से प्रसन्नता आ रही है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि यार मुझे ये फिर से एक बार, मतलब चलो अब तो लगे ही रहेंगे, अब तो डेली मिलेंगे। उससे पहले हम लोग अब बताते हैं, अब वो सारी बातें होंगी ठीक है, जो शायद बिल्कुल भी मायने नहीं रखती हैं कि मैंने क्या बोला अभी आपको। खैर, हम लोग फ्रिक्शन फोर्स की तरफ बढ़ते हैं और अभी आपको पता है कि हम लोग फ्रिक्शन फोर्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग अभी तक फ्रिक्शन फोर्स में बेसिक फ्रिक्शन फोर्स की फील ले चुकी। भाई साहब, फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, ठीक है। चूंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो एनवायरमेंट में अपने आसपास की चीज़ों में चीज़ें होती हैं, फ्रिक्शन भी अपने आसपास होता है। अभी देखो यार, मैंने पेन खिसकाया तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन हुआ। ये मैंने पेन पैड खिसकाया, फ्रिक्शन हुआ। तो फ्रिक्शन आसपास था, वही हम लोगों ने ऑब्जर्व किया। पहली वीडियो हम लोग जो फ्रिक्शन फोर्स की पढ़ी तो उसमें हम लोगों ने सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स को ऑब्जर्व किया था। रियल लाइफ स्टोरीज हमने रिलेट करके आपको फ्रिक्शन फोर्स का पूरा फील दिया था। दूसरी वीडियो में मैंने वही जो रियल लाइफ में आपको स्टोरी बताई थी उसी को मैथमेटिक्स में कोड कर दिया था, जिन्हें आप इक्वेशन कहते हैं या जो भी आप उन्हें नाम देते हैं। मैं तो कहता हूं कि मैंने जो रियल फील थी फिजिक्स की उसको मैथमेटिक्स में कोड कर दिया तो वो फॉर्मूले बन गए। जैसे एफ एस मैक्सिमम यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो ये मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन मैंने कोड कर दिया कुछ वेरिएबल्स के साथ। फील फ्रिक्शन की क्या है वो मैंने पहले वीडियो में बताई थी, दूसरे वीडियो में मैंने आपको इक्वेशन बताई थी। इस वीडियो हम लोग क्या करने वाले, फ्रिक्शन फोर्स अभी चलने वाला है, 2-4 वीडियो और लगेगी। लेकिन इस वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं फ्रिक्शन फोर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स, जिससे हमें थोड़ी और मतलब क्लियरिटी आए कॉन्सेप्ट में। क्योंकि यार फ्रिक्शन है ही क्या, एक फोर्स है। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे फोर्स न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हैं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स और स्यूडो फोर्स, जो कि नकली फोर्स था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स एक इतना अच्छा फोर्स है कि हम लोग इस पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम देंगे इसको, क्योंकि यार ये एक खूबसूरत एक फोर्स है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी अच्छी है, इस पर सवाल अच्छे बनते हैं। अच्छा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको थोड़ी सी यार फील दे दूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि अगर किसी ने फ्रिक्शन फोर्स की कोई भी जानकारी नहीं है फोर्स के बारे में, तो मैं छोटी सी 2-3 मिनट की वीडियो, मतलब 2-3 मिनट का अपना एक स्पीच रहेगा, उसमें मैं सारी कहानी आपको बता दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, अगर नहीं बताया तो दोबारा सुनिएगा, कि एक टायर को एक आर्मी की तैयारी करने वाला लड़का खींच रहा था। मैं फ्रिक्शन फोर्स की स्टोरी बता रहा हूँ, आप स्टोरी से उस फील को समझिएगा कि व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। मैं थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ। मैं ग्राउंड पर घूमने गया, ग्राउंड पर आर्मी की तैयारी करने वाला लड़का एक टायर को खींच रहा था, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एक टायर को ऐसे खींच रहा था, ठीक है। ये रहा अपना लड़का ये टायर को कंधे पर रख के, ऐसे नहीं अपनी स्टेमिना बढ़ाने के लिए खींचते हैं। एक लड़का खींच रहा था, ठीक है, आराम से टायर को खींचे चला जा रहा था। उसका एक दोस्त आया, ये मान लीजिए लड़का ए है, और उसका दोस्त एक बी लड़का आया और यहाँ पर बैठ गया, इस पर बैठ गया टायर पर। अब ए लड़के से खींच नहीं रहा था यार, बी लड़का बैठ गया मतलब टायर भारी हो गया, स्वाभाविक सी बात है, टायर के ऊपर एक लड़का बैठ गया। अब ए से खींच नहीं रहा था, तो ए की मदद करने के लिए कुछ लड़के आए। एक लड़का आया, अभी भी टायर नहीं खींचा, दूसरा लड़का आया, अभी भी टायर नहीं खींचा, तीसरा लड़का आया, अभी भी टायर नहीं खींचा। जैसे ही चौथे लड़के ने ताकत लगाई, तुरंत टायर खींचने लगा। ये स्टोरी थी। इस स्टोरी को सबसे पहले विजुलाइज कीजिए कि क्या हुआ। एक लड़का आया, खींच रहा था टायर को, ऐसे ऐसे खींच रहा था,
टायर स्लिप करे जा रहा था। फिर क्या हुआ कि टायर पर एक लड़का बैठ गया। अब एक से वो टायर नहीं खिंच रहा था, उसकी मदद के लिए, एक ही मदद के लिए और लड़के आए, और लड़कों ने ताकत लगाई। जब एक लड़का आया तब भी नहीं खिंचा, दूसरा लड़का ने ताकत लगाया तब भी नहीं खिंचा, तीसरा लड़के ने ताकत लगाया तब भी नहीं खिंचा, चौथा लड़का जब आया उसने ताकत लगाई, तुरंत टायर और टायर पर बैठा लड़का खिंचा चला गया, यानी स्लिपिंग होनी स्टार्ट हो गई। ये फील है। अब इसको पिक्चराइज करते हैं। जैसे ही देखो लड़का बैठा, मास बढ़ा, यानी कि हुआ क्या कि इसने जो फोर्स लगाया, ए जो फोर्स लगा रहा है, मान के चलते कि ए है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही फोर्स लगा रहा है, ए जो फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स सरफेस टायर के ऊपर इस साइड में लगा रही है, जिसे हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। उतना ही बिल्कुल सेम अमाउंट का फोर्स टायर भी लगा रहा है, ठीक है, यानी कि बैलेंस करके रखा है। जब दूसरा लड़का, एक और लड़का यहां पर मदद करने के लिए आता है ए की, तो तब भी हम देखते हैं टायर नहीं स्लिप हो रहा है, यानी टायर स्लिप नहीं हो रहा है, यानी कि जो सरफेस है टायर पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर, उतना ही फोर्स लगा रही है, यानी दो लड़कों के बराबर भी जो सरफेस है टायर पर फोर्स लगाना स्टार्ट कर दी। कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ गई है, एडजस्ट कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स। अभी तीसरा लड़का आता है, तीसरा लड़का फोर्स लगाता है, तब भी टायर स्लिप नहीं करता है, तब भी टायर मूव नहीं करता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अभी फोर्स बैलेंस है, यानी कि जो सरफेस द्वारा लगाया गया टायर पर फोर्स है वो भी बैलेंस किए जा रहा है। जो भी लड़का, तीन लड़के फोर्स लगा रहे हैं, सरफेस है बैलेंस कर रही है, बैलेंस कर रही है फोर्स को, यानी एडजस्ट। और यहां पर आप देख रहे हैं कैसे फ्रिक्शन फोर्स की जो सरफेस द्वारा टायर पर लगाया जा रहा फोर्स है वो किस प्रकार से एडजस्ट कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब क्या होता है, जैसे ही चौथा लड़का आता है तुरंत टायर मूव करना स्टार्ट कर देता है। जब टायर मूव करना स्टार्ट करता है, इस टाइम पर टायर है, टायर ऊपर जो सरफेस के, टायर के ऊपर जो सरफेस द्वारा जो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, वो अब कांस्टेंट हो चुका है, वो अब कांस्टेंट हो चुका है। तो ये पिक्चर है, और इसमें मैंने फोर्स के रूप में आपको समझाया कि जब तक एक लड़का लगाया, दो लड़का लगाया, तीन लड़का, चार लड़का ने फोर्स लगाया, तब तक जो टायर रेस्ट पर रहा, यानी कि सरफेस उतना ही फोर्स लगाती गई, यानी फोर्स उतना ही एडजस्ट करती गई, जितना फोर्स आगे लग रहा था उतनी फोर्स जो सरफेस ने टायर पर लगाती गई, यानी फोर्स एडजस्ट होता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब चौथे लड़के ने फोर्स लगाया तो टायर मूव करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो टायर मूव करना स्टार्ट किया, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, मतलब कि अब फ्रिक्शन हो गया कांस्टेंट। ये जो फील थी, अब इसको ही मतलब अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, जो फोर्स लगा, लड़कों द्वारा फोर्स लगा रहे हैं, जैसे ऐप से रिप्रेजेंट करा, और ऊपर मैंने लिख दिया फ्रिक्शन फोर्स। कुछ समय तक के लिए जो फोर्स है एडजस्ट हो रहा है, जितना फोर्स लड़के लगा रहे हैं उतना ही फोर्स सरफेस भी उस टायर पर लगा रही है, यानी कि फोर्स, लगने वाला फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों बराबर रहते हैं कुछ समय तक, जब तक चौथा लड़का नहीं आ जाता है, यानी कि तब तक हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जो कि 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होती है, जो कोण बना रही होती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे ही चौथा लड़का फोर्स लगाता है, यानी कि किसी एक फोर्स, किसी एक टाइम पर, मतलब किसी टाइम पर नहीं, किसी एक लिमिट, फोर्स की एक लिमिट पर चौथा लड़का आया, यानी कि कोई एक लिमिट लेके आया। जैसे ही चौथा लड़का आता है तुरंत ये स्लिप करने लग जाता है, यानी कि ये मूव करने लग जाता है। तब जो सरफेस टायर पर फोर्स लगाती है वो एक कांस्टेंट फोर्स लगाती है, एक कांस्टेंट फोर्स लगाती है, जिसे हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और जब तक ये एडजस्ट कर रहा होता है, जब तक फोर्स, जब तक टायर पर जो सरफेस के द्वारा फोर्स लग रहा है, जब तक वो एडजस्ट करता रहता है, उसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड होता है एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं म्यू के, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, यानी कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये जो होता है सरफेस के द्वारा टायर पर जो लगाया जा रहा है उसके गुणनफल के बराबर। स्टैटिक फ्रिक्शन भी होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू एस इंटू नॉर्मल। म्यू एस क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है म्यू एस इंटू एन, लेकिन उससे नीचे, जीरो से लेके उसके बीच में कुछ भी हो सकती है, जैसे कि इस ग्राफ में देख सकते हो, यहां से लेके यहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो सकती है कुछ भी, यानी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी कि एफ एस है, वो लेस देन इक्वल टू रहेगा एफ एस मैक्सिमम, और ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा जीरो, जीरो से बराबर या बड़ा, और एफ एस मैक्सिमम से बराबर या छोटा।
तो ये रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन का रेंज, कितना फोर्स रहेगा, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस इंटू के। तो ये आपको बात समझ में आई। ये जो फंडामेंटल अभी मैंने 2-3 मिनट में आपको ये स्टोरी के द्वारा आपको पूरी कहानी बताई कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है। 2 बातें याद रखनी है कि जो ए नंबर बात है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है वो एडजस्टिंग फोर्स है एक लिमिट तक, जब तक उसकी एफएस मैक्स से ज़्यादा अगर वैल्यू नहीं हो जाती तब तक वो एडजस्टिंग फोर्स है, एडजस्ट करता रहता है। जैसा कि मैंने देखा कि 3 लड़के लगा रहे थे तब भी वो मूव नहीं कर रहा था, यानी तब भी 3 लड़कों के फोर्स के बराबर सरफेस टायर पर फोर्स लगा रही थी। जब 2 लड़के खींच रहे तब भी यही कंडीशन थी, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, चलिए दोस्तों एडजस्ट कर रहा है। लेकिन यार आप प्यारे प्यारे सवाल लिए जाए, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझा जाए, कुछ नंबर के साथ खेला जाए। तो दोस्तों बेसिक तो आपको पता है, अगर आपने वो मेरी दो वीडियो पुरानी नहीं देखी है तब भी काम चलेगा, क्योंकि आपको मैंने बेसिक फॉर्मूले बता दिए, बेसिक फंडामेंटल आपको फ्रिक्शन फोर्स का बता दिया। अब एग्जांपल लेते हैं। इनिशियली द ब्लॉक वाज एट रेस्ट, मतलब ये ब्लॉक हमें दिखाई दे रहा है वो रेस्ट पर है, इसमें हमें म्यू एस दे रखा है, यहाँ मैंने टाइप म्यू एस दे रखा है 0.5, म्यू के दे रखा है 0.5। ए फोर्स एफ स्टार्टेड एक्टिंग एज सोन, फिल द टेबल बिलो। ओके, एक फोर्स इधर तरफ लगाया जा रहा है और इसका मास मैं 2 kg दे देता हूं, ठीक है। और हमें एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को फिल करना है, ठीक है। अब आएगा मजा। ये सवाल है ऑसम, ये सवाल है ब्यूटी, इसे कहते हैं, सवाल को कहते हैं ब्यूटी है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। आपको दे दिया गया म्यू के और म्यू एस की वैल्यू, यानी फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको मास दे रखा है ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहला काम है आप क्या करिएगा, ज्यादातर कोशिश करिएगा कि किसी भी सवाल में, फ्रिक्शन फोर्स के सवाल में, म्यू एस और म्यू के की, मतलब एफ एस और एफ के की वैल्यू निकाल के रख लीजिएगा अगर पॉसिबल, अगर डाटा इस प्रकार का दिया गया। तो यहां पर मैं दिया गया, हम निकाल के रख लेते हैं। यानी कि म्यू एस मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, म्यू एस मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, मैं व्हाइट से ही लिख देता हूं, क्या होगी, म्यू एस इंटू एन। एन कितना होगा 20, क्योंकि 2 kg का मास है, 10 में जी ले रहा हूं तो 20 हो गया न्यूटन, 20 न्यूटन आपका mg हो गया। और यहां पर मैं लिख देता हूं 0.5 आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इंटू 20, जो कि हो गया हमारे पास 10 न्यूटन। इसके बाद आता है एफ के, जो कि कांस्टेंट है इस प्रोफाइल के लिए, तो वो कितना होगा 0.4 इंटू 20, यानी कि म्यू के इंटू एन। जो हमारे पास एफ के आता है वो आता है 8 न्यूटन। एफ के कितना आता है 8 न्यूटन। ये आप रख लीजिए डाटा में, टिक एक ब्लॉक, एक डब्बा, और एफ एस मैक्सिमम ये दूसरा डब्बा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब पढ़ते हैं आगे। अब आपको जो टेबल दिखाई दे रही है, बड़ी औसम टेबल है, मजेदार टेबल है। अब यार सोचिएगा कि जो एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, वो कितनी है, वो कितनी दिखाई दे रही है 10 न्यूटन। यानी कि जब तक आप 10 न्यूटन या 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ये ब्लॉक तो हिलने वाला नहीं, ये तो बात पक्की। क्योंकि 10 न्यूटन तक, जितना भी 10 न्यूटन तक आप 8 लगाओगे, 5 लगाओगे, 6 लगाओगे, 2 लगाओगे, तब तक ये ब्लॉक हिलने वाला नहीं, क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, उससे नीचे जो भी लगाओगे ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। यानी कि जैसे ही फोर्स आपने 9 न्यूटन लगाया, मुझे दिखाई दिया कि वेलोसिटी 0 रहेगी, ये स्लिप नहीं करेगा, यानी वेलोसिटी 0। टाइप ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये भाई साहब स्लिप नहीं कर रहा है, 9 न्यूटन का फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, नहीं मूव करेगा। यानी कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन टाइप, स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की यहां पर वैल्यू कितनी होगी। आपने 9 न्यूटन का फोर्स लगाया तो सरफेस भी इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएगी, 9 न्यूटन। और वो टाइप कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन है, और वैल्यू कितनी होगी उसकी 9 न्यूटन। अभी समझाया था, 3 लड़के थे तो 3 लड़के के बराबर सरफेस टायर पर फोर्स लगा रही थी। 9 न्यूटन आपने फोर्स लगाया, लेकिन अभी भी रेस्ट पर है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 10 है, यानी अभी भी रुका, यानी फ्रिक्शन कितना फोर्स लगा रही है इस साइड में 9 न्यूटन, वही लिखा है फ्रिक्शन वैल्यू। एक्सेलरेशन कितना होगा भाई साहब, 0 होगा, ये तो सवाल ही बनता है एक्सेलरेशन कितना होगा। अच्छा ओके, अब आपने 9 से बढ़ा दिया 10 कर दिया, 9 से आपने आप फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया 10, फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया 10, आपने 10 फोर्स लगा दिया, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी 10 है।
आपने 10 फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी 10 है, तो क्या इस समय मूव कर रहा है ना? मूव नहीं कर रहा है, लेकिन मूव करने की टेंडेंसी आ गई है। अगर 10.00001 आप कर देंगे तुरंत ये मूव कर जाएगा, यानी अभी ये मूव नहीं कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी अभी भी क्या है, 0 है। फ्रिक्शन फोर्स का टाइप कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन, क्योंकि रेस्ट पर है, बराबर एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। अब आपने पहले 9 लगाया नहीं किया, 10 लगाया नहीं किया, आपने 12 कर दिया, आपने 12 कर दिया, यानी कि जैसे आपने 10 से थोड़ा बढ़ाया तुरंत स्लिपिंग स्टार्ट हो गई, तुरंत स्लिपिंग स्टार्ट हुई, तो कह सकते हैं कि वेलोसिटी यहाँ पर नॉन जीरो होगी, यानी कि अब तो ये मूव करने लगा, इतना पता है। अब जैसे ही मूव करने लगा, हमने देखा कि अच्छा 10 न्यूटन से जैसे ही वेलोसिटी ज़्यादा आप लगाओ, जैसे ही फोर्स ज़्यादा लगाओगे, 1.00 इतना भी ज़्यादा लगाओगे, तुरंत ही मूव करने लग जाएगा, यानी स्लिपिंग होना तो तय है, यानी कि वेलोसिटी तो आना तो तय है, यानी कि तुरंत मैंने लिख दिया वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, नॉन जीरो है। अच्छा, अब अगर स्लिपिंग हो रही है, ऑब्जेक्ट स्लिप कर रहा है, यानी कि अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अब लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन, ये बात समझ में आई? जैसे 12 न्यूटन फोर्स लगाया मैंने कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लेवल 10 है, यानी ये मूव तो करेगा, यानी मैंने तुरंत नॉन जीरो। अगर ये मूव करेगा यानी कि अब इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 8 न्यूटन। कितनी है, 8 न्यूटन। अब हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन। अब बताओ भाई, एक ब्लॉक के ऊपर इस तरफ लग रहा है 12 न्यूटन और इस तरफ लग रहा है 8 न्यूटन, 2 kg का ब्लॉक है, नेट फोर्स 4 न्यूटन, 2 kg का ब्लॉक, एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10वीं कक्षा का सवाल, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझे, आसानी से समझो। जैसे ही मूव करने लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थी 8, लग रहा था 12, नेट फोर्स 4, मास है 2 kg, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ अभी भी मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, अभी 12 न्यूटन लगाया, मूव करने लगा, अभी भी मूव कर रहा था, तुरंत आपने 12 का 10 कर दिया, तुरंत आपने 12 का 10 न्यूटन फोर्स कर दिया। स्लिपिंग अभी भी हो रही है, यानी कि वेलोसिटी अभी भी नॉन जीरो है। हम उसी प्रोफाइल पर बात कर रहे हैं, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन अभी भी लगेगा, और उसकी वैल्यू तो सेम ही रहने वाली, वो तो कांस्टेंट ही रहता है। 10 न्यूटन का फोर्स लगा, 12 न्यूटन फोर्स था, 10 न्यूटन का लगाया, स्लिपिंग अभी भी हो रही, क्योंकि 12 न्यूटन ने कुछ उसको वेलोसिटी दे रखी थी, आपने तुरंत 10 करा, तो अभी भी वो स्लिपिंग हो रही है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन वैल्यू 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन पूछा गया है दोस्तों, 2 kg का ब्लॉक, इस तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस तरफ सरफेस द्वारा काइनेटिक फ्रिक्शन 8 न्यूटन का लग रहा है, नेट फोर्स 2 न्यूटन, 2 kg का ब्लॉक, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मिनट, हाँ एक्सेलरेशन, हाँ मैंने क्या किया, मैं शायद गलत देखो, हाँ ठीक ठीक, इस तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस तरफ 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स मैंने सही बोला था, नेट फोर्स 2 न्यूटन, 2 kg का मास, यानी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने सही बोला, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, ठीक है, मैंने बिल्कुल सही बोला। अच्छा, अब 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब आपने 8 न्यूटन का फोर्स कर दिया, लेकिन स्लिपिंग अभी भी हो रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि वेलोसिटी अभी भी है उसके पास, ब्लॉक अभी भी इस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन अब फोर्स हमने 10 न्यूटन लगाया। जैसे ही हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, जैसे ही हमने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो क्या होगा, मूव अभी भी कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो लगेगा ही, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 8 न्यूटन होगी, क्योंकि वो तो नियत है। एक्सेलरेशन पूछा गया, देखो ध्यान क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हमने फोर्स लगा रहा है इस तरफ ऑब्जेक्ट के ऊपर 8 न्यूटन, सरफेस भी इसके ऊपर इस तरफ लगा रही है 8 न्यूटन, नेट फोर्स 0, नेट फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन 0। इस कंडीशन में पता क्या हो रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमेशा एक कांस्टेंट, उसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इस ब्लॉक के पास 8 न्यूटन फोर्स जब मैंने लगाया, तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यानी इसके पास नेट फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो 0 हो चुका है। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया का हमेशा ही चलता रहेगा, एक उसी वेलोसिटी से, हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर लगता रहेगा, हमेशा ये चलता रहेगा, अगर जब तक उस पर कोई और फोर्स ना लगाया जाए। तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन तो 0 होगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी, ठीक है।
अब एक और मैं यहीं पे थोड़ा सवाल जोड़ देता हूँ। मान लीजिए कि 6 न्यूटन आप फोर्स लगा देते, 6 न्यूटन फोर्स लगा देते, ठीक है, और वेलोसिटी अभी भी नॉन जीरो, अभी भी स्लिपिंग हो रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और आपने 6 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। आपने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया है, मूव कर रहा, देखो हुआ क्या, 2 kg का मास, 6 न्यूटन, 8 न्यूटन, नेट फोर्स -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया, यानी कि अब ये ब्लॉक है स्लो डाउन हो रहा होगा। फील करिएगा कि देखिए एक 2 kg का ब्लॉक था, इस पर 6 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी नेट फोर्स -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मास 2 kg है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा एक्सेलरेशन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझिए कुछ बात, यानी कि अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसको स्लो डाउन कर रहा होगा। इस तरह का एग्जाम्पल हम लोग रियल लाइफ में ज़्यादा देखते हैं कि मान लीजिए कोई, ज़्यादातर हम लोग रफ सरफेस के साथ ही डील करते हैं, स्मूथ सरफेस हम लोग को मिलती है, रियल लाइफ में स्मूथ सरफेस ज़्यादा कम ही मिलती है। मान लीजिए कि मैंने अगर अपनी बेंच पर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ, जैसे ये है, देखो ये मेरी पास बुक है, तो अगर मैं इसको एक मिनट गिरना नहीं यार भाई अगर मैं इसको सपोज करूँ ये, तो कुछ देर चलने के बाद ये रुक गई, यानी कि जो फ्रिक्शन लग रहा था काइनेटिक, ये मूव स्लिपिंग हो रही थी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था, तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसको स्लो डाउन कर रहा था, उस फोर्स की वजह से इसके पास एक डी एक्सेलरेशन आ रहा था, क्या था, रिटार्डेशन आ रहा था, यानी एक्सेलरेशन अपोजिट, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमें मिल रहा था, इसीलिए एक्सेलरेशन कितना आया, -1 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स था जो अप्लाइंग फोर्स से ज़्यादा बड़ा था, वही यहाँ पर कंडीशन मैंने आपको दिखाई। अच्छा, अब 9 मीटर का फोर्स लग रहा है इस कंडीशन में, मैंने कह दिया स्लिपिंग नहीं हो रही थी, 9 मीटर का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन कौन लगेगा, स्टैटिक लगेगा, और वैल्यू कितनी होगी, 9 न्यूटन, एक्सेलरेशन कितना हो, 0। इस सवाल से आप क्या समझ में आए, इस सवाल से आपको जो बेसिक है आपको फ्रिक्शन की वो समझ में आई होगी। क्या आपने देखा कि जब नॉन जीरो था, यानी जब स्लिपिंग हो रही थी, तो केवल काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा था जिसकी वैल्यू थी 8 न्यूटन, और जब वेलोसिटी 0 थी तो हमेशा एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं थी, अलग अलग थी, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, बदल रही थी। यानी कि आपको दो बातें समझ में आई कि काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स है, और कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स है, और स्टैटिक फ्रिक्शन एक एडजस्टिंग फोर्स है जिसकी वैल्यू वेरी करती है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, पिछले पेज पर बताया था। तो ये सवाल में आपको फील आई होगी भाई साहब, फ्रिक्शन की फील आई होगी, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल भी दिए आपको। चलिए एक और अच्छा छोटा सवाल करते हैं। तो ये क्या है, फाइंड एफ मिनिमम रिक्वायर्ड टू मूव ए ब्लॉक अलाउ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कितना फोर्स लगाएं कि ये मूव कर जाए, ठीक है। तो ये है एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एफ कितना लगाएं, कितना कम से कम कितना लगाएं कि ये मूव कर जाए, और मास में दे देता हूँ 2 kg, और म्यू एस में दे देता हूँ 0.5। अब बताइए कि एफ मिनिमम की वैल्यू क्या है कि ये जो भाई साहब जो ब्लॉक है बस मूव कर जाए, बस मूव ही कर जाए, तो आप बताइए कितनी वैल्यू होगी। जब अगर आप मिनिमम फोर्स चाहते हैं कि ये ब्लॉक मूव कर जाए, तो इसका जो मिनिमम फोर्स क्या होगा, इसके एफ एस मैक्सिमम के बराबर, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के बराबर अगर ये फोर्स हो जाए तो वो मिनिमम फोर्स होगा, क्योंकि उसके थोड़े से बाद उससे थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तुरंत ये मूव कर जाएगा। लेकिन टेंडेंसी आ जाएगी जब एफ एस मैक्सिमम के बराबर आप एफ को कर देंगे, यानी आपका जो बराबर होना चाहिए एफ एस मैक्सिमम की, तो वो आपकी मिनिमम वेलोसिटी के बराबर होगा, यानी एफ इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम। तो एफ इज इक्वल टू नॉर्मल होगा आपका ये 0.5 इंटू नॉर्मल 20 है, तो ये हो गया 10 न्यूटन, यानी 10 न्यूटन आपकी जो मिनिमम वेलोसिटी है इसको मूव कराने की है। 10 से ज़्यादा थोड़ी भी कम करती तो ये मूव नहीं करेगा, लेकिन 10 न्यूटन पर टेंडेंसी आएगी, थोड़ा बढ़ा दोगे तो तुरंत मूव कर जाएगा, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी टू मूव, मिनिमम फोर्स टू मूव द ब्लॉक इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बच्चा सवाल था, मतलब इससे इतना तगड़ा हम लोगों ने पिछले सवाल किया, उसके सामने ये कुछ भी नहीं था। खैर आगे बढ़ते हैं। ओहो फाइंड एफ मिनिमम टू रिक्वायर्ड टू मूव ए ब्लॉक। एक नंबर का सवाल हमारे सामने आया है दोस्तों, 1 नंबर का सवाल। तो इसको हम लोग 1 नंबर, आप सबसे पहले ट्राई करो यार, मैं थोड़ा डाटा दे देता हूँ। ये कोई एक एफ कोई फोर्स मैंने कहा कि ये है कोई मिनिमम फोर्स होगा एफ, ये मैंने निकालना है मिनिमम फोर्स, और मैं ये डाटा दे देता हूँ कि ये है 37 डिग्री,
और इसको मैं देता हूँ 2 kg, 2 kg देता हूँ और म्यू एस की वैल्यू मैं दे देता हूँ 0.4 दे देता हूँ। ओके, अच्छा हमें बताइए कि एफ की वैल्यू मिनिमम क्या होगी कि ये जस्ट मूव कर जाए, ये ब्लॉक जस्ट मूव कर जाए। बताओ भाई, बताओ कैसे करोगे। अभी हमने एक सवाल किया है कि मिनिमम वेलोसिटी बताओ कि मूव कर जाए, तो हमने क्या किया कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स था उसको मैंने एफ एस मैक्सिमम के बराबर कर दिया। अब ये फोर्स लग रहा है तो इसके में हम कंपोनेंट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ कॉस 37 और एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स होगा एफ साइन 37। अगर इस ब्लॉक की बात करें तो इस पर एक mg लग रहा है 20 न्यूटन नीचे और एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों का कॉमन नॉर्मल। अच्छा, तो जैसा कि मैंने पिछले सवाल में किया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, अगर वो मिनिमम आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको एफ एस मैक्सिमम के बराबर करना पड़ेगा। यानी अगर एफ एस मैक्सिमम इस डायरेक्शन में लग रहा है तो एफ कॉस 37 बराबर होना चाहिए एफ एस मैक्सिमम के। ये बात समझ में आई, पिछले सवाल की कहानी है कि एफ के बराबर होना चाहिए एफ एस मैक्सिमम, वही होती है इसकी मिनिमम वेलोसिटी। यानी कि एफ कॉस 37 इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम। तो एफ एस मैक्सिमम क्या होगा, इतनी कहानी तो सही है, इतना समझ में आया। अब एफ कॉस 37 इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम जो कि होगा म्यू, जो कि 0.4 इंटू एन। अब एन क्या होगा, एम जी। यहां पर एन क्या लिखें, एम जी लिखें, क्या लिखें बताओ भाई। यहां पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू क्या है, क्या यहां पर हम एम जी लिखें जैसे पिछले सवाल में किया था। अगर आपने mg लिखा तो आप सबसे बड़े मूर्ख होंगे। क्या होंगे आप, क्या होंगे आप? अगर आपने mg लिखा तो सबसे बड़े मूर्ख होंगे, क्योंकि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू अगर हम देखें यहां पर तो n प्लस एफ साइन 37 इज इक्वल टू होगा 20 और n की वैल्यू यहां पर आएगी 20 माइनस एफ 37। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू 20 नहीं होगी, एफ साइन 37 होगी, क्योंकि नॉर्मल 20 को बैलेंस करने के लिए एफ साइन 37 यहाँ पर हमें पहले से जो फोर्स जिस एंगल पर लग रहा है उसका एक कंपोनेंट हमें हेल्प कर रहा है। यानी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू एम से थोड़ी कम होगी, क्योंकि देयर इज ए सपोर्टिंग फोर्स। वो क्या कितना है, एफ साइन 37 वो होगा 20 माइनस एफ साइन 37। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले थोड़ा गुणा वुणा कर देते हैं, यहाँ पर लाते हैं तो f हो जाएगा यहाँ पर cos 37 प्लस 0.4 साइन 37 इज इक्वल टू ये होगा 0.4 इंटू 20। मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, मैंने एक लाइन गायब करा लिया आपके लिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। f इज इक्वल टू साइन 37 होता है 4/5 प्लस ये होगा आपका 3/5 और 12 तो 1.2/5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.8। अब f इज इक्वल टू ये होगा 40 अपॉन 5.2 न्यूटन। और इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना आना चाहिए, इसको सॉल्व करो भाई कितना आएगा 40/5.2 तो लगभग मैं लिख देता हूँ 7 ओके 7.5 इतना ही कुछ आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, मैं दिमाग में कर नहीं पा रहा हूँ कैलकुलेशन, इतना कुछ आएगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया सोल्यूशन, यही हमसे पूछा गया। एफ मिनिमम बता दीजिए, ये एंगल वगैरह दिया गया, इस तरह सवालों को करना है। याद रखिएगा, आपको याद रखने वाली बात है क्या है कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आपको यहाँ पर mg नहीं लिख देनी है, ध्यान से देखना है सवाल को।
कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू क्या है। और आपको फंडामेंटल याद रखना है कि एफ मिनिमम की वैल्यू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो फोर्स है वो एफ एच मैक्सिमम के बराबर होगा। तो सबसे पहला तो काम मैंने वही किया था कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है वो एफ एस मैक्सिमम के बराबर होगा, तो मैंने वही किया और एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू रख के आंसर निकाल दिया। अच्छा, हमसे कहा गया था कि रिक्वायर्ड टू मूव ए ब्लॉक। अब आपने किसी ने सोचा कि जरूरी है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करे? ये तो हमने आंसर तब के लिए निकाला जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करे। हो सकता था कि फोर्स की वैल्यू इतनी हो जाती, हो सकता था कि एफ साइन 37 बराबर हो जाता mg के, यानी 20 के बराबर हो जाता, तो ये ऊपरी मूव कर जाता। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का हम लोग लिखते घूमते, लेकिन ब्लॉक कभी का ऊपर हो जाता। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा ये वेरीफाई आपको करके चलना है, यानी कि आपको जो फोर्स की वैल्यू जो निकले वो आप जरूर यहाँ पर रख के जरूर देखें, यहाँ पर जरूर रख कर देखें। अगर यहाँ पर n की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो समझ लीजिएगा ब्लॉक पहले ही हवा में आ चुका है। तब आपको दूसरा आंसर लिखना है, तब आपको ये वाला आंसर लिखना है, F इक्वल टू 20 × 5/3 न्यूटन। तब आपको ये वाला आंसर लिखना है। अगर आपको पता चल गया कि जो वर्टिकल फोर्स है वही उसको लिफ्ट कर रहा है, मतलब मास बहुत कम है इसका, तो वर्टिकल फोर्स ने ही लिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से आप खेल सकते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है ऐसा कुछ मतलब, तो वेरीफाई जरूर कर लें कि मूव वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो रहा है। जिस प्रकार से हो रहा है उसी प्रकार से आपको जवाब देना है। अच्छा, तो इस प्रकार सवालों इस प्रकार हल करते हैं। दूसरा सवाल है कि हाँ ठीक, हॉरिजॉन्टल से मतलब एक्चुअली हॉरिजॉन्टल से नहीं, वर्टिकल से। हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर एक फोर्स लगाया जाता है एफ। हमसे पूछा कि एफ मिनिमम की वैल्यू यहाँ पर भी बता दो। ठीक है, बस फर्क क्या है कि पहले पुश कर रहे थे, आप पुल कर रहे हो, पहले पुल कर रहे थे आप पुश कर रहे हो। और वही डाटा वही है कि म्यू हमारे पास 0.4 है और 2 kg का ही ब्लॉक ले रखा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करें, इस फोर्स के कंपोनेंट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा F cos 37। कोई डाउट है इसमें? कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और वर्टिकल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है F sin 37। F sin 37 इस ब्लॉक का जो, अगर मैं लिखना चाहूँ कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है वो है F cos 37। अब इसके अगर मिनिमम निकालना है तो ये इसके विपरीत डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएगा, यानी Fs मैक्सिमम इसके बराबर होना चाहिए। अगर तभी तो मिनिमम निकलेगा, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? जब हॉरिजॉन्टल फोर्स Fs मैक्सिमम के बराबर होगा तो मिनिमम वैल्यू होगी, यानी F cos, जो पिछले सवाल में किया था, F cos 37 इज इक्वल टू Fs मैक्सिमम। तो F cos 37 इज इक्वल टू Fs मैक्सिमम वैल्यू म्यू कितनी, 0.5, और n की वैल्यू क्या है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू। यहाँ पर भी क्या mg लिखे ना, यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू बढ़ाई जा रही है, क्योंकि फोर्स का एक कंपोनेंट पुश कर रहा है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, यानी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है। और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू क्या होगी अगर हम लोग देखना चाहें यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर, तो हमें n इक्वल टू 20 × F sin 37 मिलता है। कितना मिलता है? 20 प्लस F sin 37। अब इसे हम लोग सॉल्व करें, हमारे पास आंसर आएगा। अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ इसे, तो F कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा 4/5 और यहाँ पर माइनस आएगा 0.4 × यानी कि 1.2/5 इज इक्वल टू, ये हो गया 8। तो F इज इक्वल टू 40/, तो ये आएगा आपके पास 2/8, 2 × 8 मतलब 2.8 न्यूटन। अब इसकी वैल्यू लगभग आएगी, लगभग अगर हम बात करें तो 3 लगभग 15, मतलब इतनी आएगी। मतलब कोई आप सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मेरा अंदाजा है कि लगभग 15, 16, 17 के पास ही आएगी, 15 या 12, 13 के पास आएगी इसकी वैल्यू। आप कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेटर से निकाल के, मैं रखे नहीं कैलकुलेटर, और मेरा मन करना सॉल्व करने का मन नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 15 न्यूटन है, यानी मिनिमम फोर्स कितना है? 15 न्यूटन है। अच्छा, अब एक चीज़ देखेंगे, आप चीज़ देखेंगे कि जब हम लोग पुल कर रहे थे तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए था? 7.5 न्यूटन। जब हम लोग पुश कर रहे हैं तब मिनिमम फोर्स कितना चाहिए? 15 न्यूटन। यानी इस प्रोफाइल में हमें ज़्यादा फोर्स ज़रूरत है इसको मूव कराने के लिए
इसके मुकाबले, इसके रिस्पेक्ट में। तभी तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछ दिया जाता है कि कोई ब्लॉक रखा है, इसे पुश करके मूव कराना आसान है या पुल करके मूव कराना आसान है, तो जवाब आता था हमेशा कि उसे पुल करके मूव कराना आसान है, क्योंकि देखो डाटा तो सेम है, 2 kg का ब्लॉक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी सेम है दोनों का, इसका भी 0.5 लिया, इसका भी इतना ही लिया था। इसमें हमें फोर्स लग रहा है 7.5 न्यूटन ही मूव कराने के लिए मिनिमम फोर्स, इसमें हमें मिनिमम फोर्स 15 न्यूटन का लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि जैसे ही फोर्स का एक कंपोनेंट ने उसको पुश करा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एफ साइन थीटा ने इसको पुश करा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू बढ़ी। अगर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू बढ़ी यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की रिक्वायर वैल्यू बढ़ गई, यानी एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू है 20 प्लस एफ साइन 37, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू है 20 माइनस एफ साइन 37। यहाँ पर जो है नॉर्मल कॉन्टैक्ट को कम कर रहा है, इसलिए एफ कॉस 37 की वैल्यू कम आ रही है, मतलब कि एफ एस मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स का कंपोनेंट उसे बढ़ा रहा है, इसीलिए हमें जो मिनिमम फोर्स है वो पिछले के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिला। कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। ये आपसे पूछा जाता है कि पुश करना आसान है, पुल करना आसान है। दिस इज द न्यूमेरिकल बेस में आपको इसको एकदम जस्ट वेरीफाई कर दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, एक नंबर का सवाल है, SCB में भी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें में अलग अलग भाषा में दे दिया था, लेकिन फील यही है, 1 नंबर सवाल है, मतलब स्टार दे दो इसे, कुछ भी देना चाहो, मतलब इसको अगर आप पप्पी भी देना चाहो दे सकते हैं, इतना कूल सवाल है। तो सवाल का एक बॉडी ऑफ मास m रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर with which it has a coefficient of static friction mu, it is decided to make the body move by applying the minimum possible force F. Find the magnitude of F and the direction in which it has to be applied. Great question. एनिमेशन तो नहीं बनाया, बना लेता हूं कि एक सरफेस है, कूलेस्ट सवाल, मतलब एक होता है कूल सवाल, ये है कूलेस्ट सवाल। m मास का ब्लॉक है, हमें कोफिशिएंट दिया गया म्यू के, म्यू एस, कुछ भी लिख लो, म्यू दिया गया तो म्यू एस क्यों लिखना, म्यू दिया गया, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि सबसे पहले तो आपको मिनिमम फोर्स की जितना पॉसिबल हो सके मिनिमम फोर्स लगाना है, जितना पॉसिबल हो सके मिनिमम फोर्स लगाना है, और आपको उसका मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है, ये हमसे पूछा गया है। आप लोग कुछ क्या करते हैं, इसको मूव भी तो कराना है। ये लो एक फोर्स मैंने लगा दिया, ये नीचे हो गया mg, तो एक तो कहेगा F इज इक्वल टू mg, यानी कि F है वो मिनिमम फोर्स mg के बराबर है, ये मूव कर जाएगा। एक लड़का तो ये जवाब देगा, दूसरा लड़का जवाब देगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हम लगाएंगे F एक फोर्स, और ये बराबर होना चाहिए म्यू एस इंटू एम जी, मतलब म्यू एस इंटू एम जी के, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, यानी कि इसके लिए होता है ये म्यू एफ मिनिमम होगा म्यू एस इंटू एम जी। ऐसे ऐसे लोग आते हैं भाई साहब जब डाउट लेके आते हैं ना, हमसे मिनिमम फोर्स पूछा गया है, हमसे कोई फोर्स नहीं पूछा गया कि इस पर कितना फोर्स लगा है, मतलब रैंडमली कोई एम जी दे रहा है कि म्यू एम जी दे रहा है, मतलब ऐसा नहीं होता। सोचो कि किस डायरेक्शन में कितना फोर्स, मिनिमम कितना फोर्स लगाएं कि बस ये मूव कर जाए, बस 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 हो जाए, बस मूव कर जाए। समझो फीलिंग सवाल की, ऐसी गलतियां मत किया करो, ठीक है। चलो हम बताते हैं। मान लेते हैं आप, जैसा कि आपको मिनिमम फोर्स पता है, आपको पिछले जो सवाल करें आपको फील से पता चला है कि अगर हम लोग अगर इसको पुश करेंगे, मतलब पुल करेंगे, एक्चुअली पुल करेंगे तो आसानी रहेगी, तो मिनिमम फोर्स मिलता है। अगर इस तरह का अगर फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे, पुशिंग नेचर का फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे तो शायद हमारी वैल्यू यहाँ पर भी मैक्सिमम आई, तो हमें मिनिमम फोर्स चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। तो इतना तो फील से पता है कि कुछ इस तरह का हमारा फोर्स होगा, पर हमें एंगल नहीं पता किस एंगल पर हम लगाएं। अगर हम इस तरह के एंगल पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो हमारा मिनिमम वैल्यू तो आना पक्का है। कॉमन सेंस से पिछले 2 सवालों से हमें ये बात पता चली। अच्छा, मैंने थीटा एंगल मान लिया, थीटा मुझे पता नहीं, थीटा में निकालना है कि किस एंगल पर रखें, कितना फोर्स रखें। ठीक, पहला काम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट करेंगे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। ठीक है, एफ साइन थीटा। ओके, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है।
ये लग रहा है नीचे mg और ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ये तो और मज़ा आ गया भाई, और मज़ा आ गया मैं तो। और यहाँ लग रहा है एक fs और मैक्सिमम वैल्यू मैं लिख देता हूँ क्योंकि हमें मिनिमम निकालनी है। और जो फंडामेंटल हमें पता है कि मिनिमम निकालनी, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो fs मैक्सिमम के बराबर होना चाहिए। तो हमें मिलता है क्या, मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम फोर्स वो दिखाई देता है। यानी f cos थीटा, जो पिछले 2 सवालों में हम लोग किया, f cos थीटा बराबर होगा fs मैक्सिमम के। अब यहाँ पर fs मैक्सिमम क्या होगा, तो f cos थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू mg, म्यू इंटू नॉर्मल, mg नहीं नॉर्मल। नॉर्मल कितना होगा यहाँ पर, नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल होगा आपका, नॉर्मल होगा mg माइनस f साइन थीटा। आई एम राइट, देख लो भाई, यहाँ देख लो, डायग्राम में देख लो, डायग्राम में देखो। अच्छा, इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करोगे तो f इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस f साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू और यहाँ पे म्यू और है म्यू mg। मैंने एक लाइन खा गया, आप कर लेना आराम से। तो f यहाँ से मैंने कॉमन लिया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। तो f इज इक्वल टू म्यू mg अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अच्छा, अब यार देखो कि ये हमारे पास एक इक्वेशन आई, यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू है कांस्टेंट, m क्या है कांस्टेंट, g है कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब कॉमन सेंस वाली बात है, अगर इसकी वैल्यू अगर हम लोग मैक्सिमम कर दें तो ये अपने आप मिनिमम हो जाएगी। फ्रिक्शन का छोटा सवाल, 5वीं कक्षा का सवाल, कि फ्रिक्शन अगर हम लोग नीचे का अगर हम लोग मैक्सिमम कर दें तो ऊपर की वैल्यू हमेशा, मतलब जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। मिनिमम, अगर ये मैक्सिमम हो जाएगी तो ये मिनिमम हो जाएगी, क्या हो जाएगा, मिनिमम। कॉमन सेंस वाली बात है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा प्लस यू साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा प्लस यू साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अगर आपने सर्वसंख्या पढ़ी हो, अगर आपने सर्वसंख्या पढ़ी हो, मैं बता देता हूँ कि क्या होती है, ठीक है। अगर मैं शायद बताऊँ, थोड़ी बहुत त्रिकोणमिति पढ़ा दूँ आपको, या फिर बता दूँ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, जैसे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा लिखा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती थी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको इसको थोड़ा सा लॉजिक इसका बता देता हूँ, बेसिक लॉजिक। एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये यू के साथ है, यानी कि ये है यू, ये है 1, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 1। तो 1 अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, कॉस थीटा होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर हो जाएगा। यू अपॉन, अगर हम लोग गुणा करें इधर, अगर हम लोग गुणा कर दें यू स्क्वायर प्लस 1 और भाग कर दें यू स्क्वायर प्लस 1 का, इधर यू स्क्वायर प्लस 1 और अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो क्या बचेगा हमारे पास, यू स्क्वायर प्लस 1। मैंने बेसिक बिल्कुल आराम से बताया, अगर जिसकी मैथ अच्छी है उसे समझ गया होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होने वाली है, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 1, यानी कि एफ की जो मिनिमम वैल्यू हमारे पास आई है वो म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर अपॉन 1। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। अब हमसे पूछा गया मिनिमम वैल्यू बता दो भाई साहब, ये बताओ कि डायरेक्शन, एंगल भी बता दो, एंगल क्या रहेगा, एंगल क्या रहेगा, एंगल बता दो, एंगल बता दो। अच्छा, ओके, अच्छा जी, अब एंगल हमें बताना है। अब अगर एफ मिनिमम रखना है तो ये चीज़ मैक्सिमम होनी चाहिए, आपको पता है। अगर मैक्सिमम मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट जाए मैथमेटिक्स में ही, मैंने पेज नहीं छोड़ रखा, मैं यहाँ करना चाहूँगा। तो अगर हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको 0 के बराबर होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू है तो उसको 0 के बराबर होना चाहिए। अगर एक उच्चिष्ट पॉइंट है, अगर आपने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गई यार, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन मैं सबसे पहले 0 के बराबर करूँगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो क्या है इसका, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा
प्लस म्यू तो कांस्टेंट है, cos थीटा इक्वल टू 0। तो आया हमारे पास tan थीटा इक्वल टू म्यू और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। तो ये आपके पास क्या होनी चाहिए, ये आपके पास एंगल होना चाहिए और ये आपके पास मिनिमम फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए। थोड़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गई मैक्सिमम निकालने में, मैक्सिमम वैल्यू निकालने में, और ये डिफरेंशिएशन वाले में। ये मैक्सिमम मिनिमम का गेम है और ट्रिग्नोमेट्री का गेम है, लेकिन बढ़िया सवाल था भाई, लॉजिकल सवाल था, मज़ा आने वाला सवाल था। तो ऐसे ही मज़ेदार सवाल हम लोग और करेंगे, आप रिवाइज करिएगा, ये सवाल जरूर एक बार देख लीजिएगा। ऐसे ही मज़ेदार सवाल लेकर मैं कल आऊँगा और मज़े से सवाल हल करेंगे। चलो दोस्तों, बाय बाय।